Hello everyone, this is me Pratyush and this is an amazing channel Cracking क्लास 12th और बीएससी के मतलब यहाँ पे आप लोग को क्लास 12th और बीएससी से सारे रिलेटेड जानकारी और सारे नोट्स मिलेंगे। अब हम लोग आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के प्रिपरेशन बोर्ड 2025 की। देखो मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना, बोर्ड 2025 की बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ देखो, तुम लोग को क्या निकालना है, क्लास 12th का मेन बोर्ड निकालना है। तुम लोग चाहते हो कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। अब जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और आप लोग के लिए तो है ही। क्यों? क्योंकि इसलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन वैसा नहीं है कि सभी कुछ हमने उठा लिया। मैंने लास्ट ईयर मतलब लास्ट ऑलमोस्ट बोर्ड और सैंपल पेपर स्पेसिमेन पेपर के लास्ट 5 to 6 ईयर्स के मैंने पूरा डिटेल निकाला। उसमें से मैंने देखे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जा रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसी को देखेंगे। इसका मतलब अगर इसको पढ़ लिया, इसके अलावा हमें पढ़ने की कुछ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत ही नहीं है। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ आप उठा रहे हो तो सिर्फ टोटल टाइम वेस्ट है। इसी को पढ़ के आप लोग के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बाकी सबकी तरह मैं झूठ नहीं कहूंगा, अगर 70 मार्क्स का पेपर होता है तो 50 तो एटलीस्ट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन को कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, फिर हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। और ऑर्गेनिक जो सोच रहे हो, हमारे पास 4 चैप्टर हैं, वो कैसे होंगे? उन्हीं 4 चैप्टर को मैं सारे क्वेश्चंस को एक जगह लेके आऊंगा। धीरे धीरे उस वीडियो को हो सके तो 3 पार्ट में डिवाइड करके देखना, तो आराम से देखना, ताकि आप लोग की एकदम ऑर्गेनिकली हो जाए। उसके अलावा ऑर्गेनिक पढ़ने की कुछ और जरूरत नहीं, अगर वही बस दिमाग खोल के पढ़ लिया तो। स्टार्ट करें, चलो। यहाँ पे हम लोग नोट्स की बात कर रहे हैं। नोट्स में हम लोग के पास सबसे पहले सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और गैल्वेनिक सेल उसी का दूसरा नेम है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रो, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल है वो होता है डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है डैनियल सेल, ठीक है। तो या फिर डैनियल सेल भी पूछ सकता है, तब भी मतलब वही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है केमिकल में। अब मैं इसको याद कैसे करता हूँ, यहाँ पे ई और ई से मैच कर देता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैं इसको ऐसे याद कर लेता हूँ, ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल दिखता कैसे? जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अभी तक उनको ई भी नहीं पता है, उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसे 2 कंटेनर होते हैं। यहाँ पे 2 कंटेनर, इस तरह एक एक कंटेनर होता है। दोनों कंटेनर को इस ट्यूब से कनेक्ट किया जाता है। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं, बच्चों क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फील होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में इजिली अपने आयंस को डिसोशिएट करते हैं, यानी 100% डिसोशिएट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रॉड लगी होती है, एक होती है एनोड की और एक रॉड होती है कैथोड की, ठीक है, यानी सी। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, इसका मतलब जो Zn होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और इस तरह हो जाएगा। और कॉपर, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा और इस तरह हो जाएगा, यानी हो गया रिडक्शन, यानी हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये सॉलिड था, यहाँ पे ये एक्वस आ गया, यहाँ पे ये एक्वस था और ये हमारे पास सॉलिड आ गया। यानी अगर फेज चेंज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Cu2+ से Cu में जा रहा है और यहाँ पे Zn2+ एक्वस बन रहा है, किससे? Zn सॉलिड से। तो देख रहे हो फेज चेंज, देख रहे हो? तो एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करेगी फेज को और डबल लाइन रिप्रेजेंट करेगी, 2 पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगी सॉल्ट ब्रिज को। और चलो, अब मेरे ख्याल से इतनी बात काफी है। तो देखो, अगर इसका हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ERP। रिडक्शन पोटेंशियल का यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे दोनों के बीच में जो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग एज अ पोटेंशियल फोर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब बहुत सारे फॉर्मूले हैं इनके ई सेल निकालने के, लेकिन हम सिर्फ एक फॉर्मूला बताएंगे, हम सिर्फ डायग्राम से ही बताएंगे कि बच्चा डायग्राम देखता है तो डायग्राम से ही सीखता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारे पास एनोड और यहाँ पे है कैथोड। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लेंगे, ई सेल को हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, एनोड प्लस कैथोड यानी एनोड प्लस कैथोड यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, मैंने बस ऐसे कर दिया। तो देखो इस तरह, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास कोई चीज आती है एज अ स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड में सिर्फ हम लगा देंगे उसके ऊपर नॉट, इस तरह। क्या कर दिया? उसके ऊपर हमने बस नॉट लगा दिया। अच्छा, अगर नॉट लगा दिया तो यहाँ पे एक और बात बहुत ज्यादा इजी है कि वो एसटीपी कंडीशन, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड
टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर हमारे पास रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रहेगा 1 बार कह लो या फिर 1 अप्रोक्स एटीएम कह लो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सॉल्ट ब्रिज से यार मैंने क्या कहते हैं असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन देखा है, और सॉल्ट ब्रिज से मैंने क्या कहते हैं उसमें एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन देखा है, तो हमें वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एनोड और कैथोड को कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव, इसका मतलब NaCl की तरह अगर हम बात करें तो एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, इसीलिए सॉल्ट होता है, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। इसका मतलब दोनों की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा इधर भी आयन है, इधर भी आयन है, दोनों की आयन मोबिलिटी को भी मेंटेन करता है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और मैं वैसे ही बता रहा हूं जैसे आप लोगों ने डायग्राम देखा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर, मैंने बताया था ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर फील होता है। अब वो हमारे पास KNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है विद अगर अगर पेस्ट, ये एक लिक्विड जेली टाइप का एक पेस्ट होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कनेक्ट एनोड टू कैथोड करता है, प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें इधर आओ बस। यहाँ पे क्या है, यहाँ से लिक्विड इधर जाता है, यहाँ से लिक्विड इधर जाता है, ये इधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होगा, तो वो सेल के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए यहाँ पे हम एक कॉटन वूल भी लगा देते हैं और यहाँ पे पूरा एक जेल टाइप का लिक्विड मिक्सचर भी भर देते हैं, जिसकी वजह से ये सेल जो है पूरा ऊपर ना पाए। इतनी बात क्लियर? चलो ठीक है, अब इतना हम लोग ने समझ लिया। अब यहाँ पे खाली एक बात का ध्यान रखना, जितने भी हमारे हाफ सेल, अच्छा अरे हाफ सेल, अरे वही यार हमारे पास जो रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, मैंने हाफ इस तरह लिख दिया, हाफ इस तरह लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे 2 और मोर हाफ सेल को अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू यूज करते हैं। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NFE सेल। अब सुनो सुनो, अब न्यूमेरिकल में हम लोग सब करेंगे, इसलिए फॉर्मूले देखो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा जी हमारा फ्री एनर्जी, अगर आप लोग से फाइंड करना कहता है कि फ्री एनर्जी फाइंड करो, तो कहां से फाइंड करोगे, पहले E0 सेल निकालोगे, एनोड प्लस कैथोड करके, यानी सबके हाफ सेल लोगे, दोनों को ऐड करोगे और फाइंड करोगे। F यानी फराडे कांस्टेंट 96500 हो गया। E हमारे नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीजन सॉरी जिंक के पास 2 थे, कॉपर के पास 2 थे, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन बनी वो है हमारे पास, जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे वो हमारे पास N हो जाएगा, ठीक है। अगर एट एसटीपी कंडीशन तो नॉट लग जाएगा, नॉट एसटीपी कंडीशन तो नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहीं से बात आती है हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन की। अब हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन दी हुई है, नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF, और हमारे पास क्या हो जाएगा ln QC। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस बात का अगर हम लोग ध्यान दें कि अगर यहाँ पे तो पूरी वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट वैल्यू लिख दी गई है, यहाँ पे ये है वेरिएबल टेम्परेचर के लिए। कैसे टेम्परेचर के लिए, वेरिएबल टेम्परेचर के लिए। अब अगर ये वेरिएबल टेम्परेचर के लिए है तो इसका मतलब यहाँ पे R की वैल्यू जो अच्छा पता होनी चाहिए वो हमें होगी 8.314, जो कि आप लोग को क्वेश्चन में दी जाएगी। टेम्परेचर हम लोग रखेंगे 298 केल्विन। N की वैल्यू वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी, फराडे है 96500। अब इन सब वैल्यू अगर परमानेंट हैं और अगर एट एसटीपी कंडीशन पे मतलब टेम्परेचर अगर फिक्स्ड है तो सब वैल्यूज को सॉल्व करके हमारे पास आता है 0.0591। इज दैट क्लियर? अब ये यहाँ पे लॉग क्यूसी हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, अब ये वाली जो इक्वेशन है ये सबसे ज्यादा पूछी जाएगी और हर बार पूछी जाएगी। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाता है, हमारे पास जो ई सेल हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो देखो अब ये इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ कंडक्टेंस आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के लिए, और सबसे ज्यादा शायद क्वेश्चन इसी में से आएंगे। सेल तो एक थोड़ा सा मान लेते हैं, अगर हमारे पास 100% ये चैप्टर है तो सेल जो आएगा वो आएगा 40% और नर्नेस्ट इक्वेशन को मिला के, और बाकी पूरा बचा 60% ये इसी से जाएगा, को 70% भी चला जाए। अब कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयंस का ज्यादा होगा, नंबर ऑफ आयंस मतलब NaCl है और मेरे पास Na2SO4 है, 3 नंबर ऑफ आयन, 2 नंबर ऑफ आयन, तो इसका कंडक्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। अरे किसी में अगर सेम हो गया तो NaCl और मान लेते हैं H2O, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ आयन है, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ आयन, लेकिन तब भी इसका ज्यादा हुआ। कैसे? ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट, क्योंकि ग्रोथस इफेक्ट कहता है कि H+ और OH- का आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। जो नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा कंसंट्रेशन कंडक्टेंस जो होता है कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम लोग मोलार कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, शायद जिन बच्चों को पता हो तो मोलार कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी मोलारिटी की, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मेलिटी की।
खैर बात करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो ज्यादा ही होगा, जैसे NaOH, NH4OH, ठीक है। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ गैस आयन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके चार्ज की। क्यू हमारा क्या होता है, चार्ज होता है ना। जैसे Al3+ है तो अब इसका चार्ज ज्यादा है Mg2+ से, तो अब इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अब साइज में तो दोनों बराबर हैं। जब साइज बराबर हो जाएगा तो हम लोग किसको देखेंगे, हम लोग देखेंगे चार्ज को। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की। हम लोग को कंडक्टेंस का, अच्छा कंडक्टेंस हमारा यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। खैर ये भी बात हो गई। अब कंडक्टिविटी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करी जाएगी, भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में मेजर करा जा रहा था, कंडक्टेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 1 सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करा जा रहा है, तो कंडक्टिविटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 1 मोलर सॉल्यूशन में मेजर करा जा रहा है। मोलर सॉल्यूशन, मोलर मोलर यानी मोलैरिटी, तो मोलर कंडक्टिविटी। अगर एक नॉर्मल में मेजर करा जा रहा है, नॉर्मल की बात क्लियर, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है कप्पा, ये हमारे पास क्या है, कप्पा, ठीक है, जो कि C कंडक्टेंस है। अच्छा क्या आपको लगता है वो कंडक्टेंस देगा, नहीं, वो आप लोग को रेजिस्टेंस देगा, तो आप लोग 1/R करोगे। अब ये L/A क्या है, ये हमारे पास है सेल कांस्टेंट। L/A क्या है हमारे पास, सेल कांस्टेंट। इसी पूरे L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोल रहे हैं। लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। अब सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर अगर चला जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और कंडक्टेंस की यूनिट होती है या तो ओम इनवर्स या तो सीमेंस इनवर्स। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मोलार कंडक्टिविटी में आते हैं, तो 1 मोलर सॉल्यूशन में अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करेंगे इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर चले। अच्छा तुम लोग ने एक बात ध्यान दिया, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अभी तक हम लोग नहीं आए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास जो रहता है वो रहता है कोहलरॉश लॉ। क्या रहेगा, कोहलरॉश लॉ, ये रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। खैर मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोलार कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 टू मोलारिटी। अब मोलारिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या आपको लगता है वो डायरेक्ट निकालने को देगा, अरे बिल्कुल नहीं देगा। वो क्या करेगा, पहले आपको कंडक्टिविटी निकलवाएगा वहां से, फिर मोलैरिटी निकलवाएगा यहाँ से, फिर फॉर्मूला पुटअप करोगे तब आएगा। और देखो कंसंट्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यूनिट तो आप लोगों को पता ही है, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल और सेंटीमीटर के ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर मतलब सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अरे कप्पा और नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट यानी यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। नीचे हम लोग, अच्छा नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसीलिए ऊपर भी लीटर था, वहां पे मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में भी लीटर, इसीलिए दोनों में रिलेशनशिप बनता है, अरे रिलेशन बनता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये भी कॉन्सेंट्रेशन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब रिलेशन बिटवीन की बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी उसके बाद पढ़ा था, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो इस तरह लिखा हुआ है। अब नॉर्मेलिटी का जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ और सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे आप लोग का न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से हो जाए। एन फैक्टर होता है, हम मतलब नॉर्मेलिटी होता है एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब देखो यहाँ पे पुटअप किया तो मोलैरिटी से मोलैरिटी मर गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है, क्योंकि वो उधर चला गया। यानी एक कंडक्टिविटी को हम लोग दूसरी कंडक्टिविटी में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब इसके बाद आप लोग ने अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे गौर किया तो एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ऐसे मान लेते हैं एल्यूमिनियम है 3+, तो इसका एन फैक्टर है 3। अब मेरे पास है एल्यूमिनियम AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पे बेस कितना है 3, तो यहाँ पे 3। अब अगर हम बात कर लेते हैं H2SO4, यहाँ पे कितने H+ आयंस हैं 2, तो यहाँ पे इसकी क्या हो गया, एन फैक्टर 2 हो गया। समझ आया कैसे निकालेंगे, गुड। आगे ध्यान देते हैं। अब मैंने बहुत देखा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, फराडे फर्स्ट लॉ का ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फराडे सेकंड लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है यार। फराडे फर्स्ट लॉ से ही क्वेश्चन आ रहा है, फराडे सेकंड लॉ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अब फराडे फर्स्ट लॉ को मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया, तो इसी फॉर्मूले को आप यूज करो, सारे फराडे लॉ के क्वेश्चन हो जाएंगे, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन जिसमें पूछता नहीं है कि कितने मोल हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उतने फराडे के लिए। तो अब जितने उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास MnO4- है और यहाँ से जा रहा है Mn2+,
यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो मुझे 5 मोल इलेक्ट्रिसिटी, 5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, इसका मतलब 5 मोल इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, इसका मतलब 5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगेगी, यानी 5 × 96500। ये तो क्वेश्चन इस तरह हो जाएगा। लेकिन बाकी जिसमें हमारे पास चार्ज, करेंट, टाइम, मतलब उसके क्या कहते हैं, वेट, ये सब अगर दिया होता है तो हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, वो हम लोग इस फैक्टर, मतलब इस लॉ से फाइंड करेंगे। एन फैक्टर मोल सबको निकालना आता है, क्यू हमारे पास I × T और 965। अब समझ आए सभी को, कोई भी डाउट नहीं आता? चलो अब यहाँ पे हमारे पास आता है कौन सा लॉ, कोलरॉश लॉ। देखो कोलरॉश लॉ में बेसिकली हमारे पास सिर्फ 4 फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले। एक हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला है, एक हमारे पास अल्फा वाला है, और एक हमारे पास स्पैरिंगली सॉल्यूबल वाला है। सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। स्पैरिंगली सॉल्यूबल वाला है, जो अल्फा वाला है वो हमारे पास बहुत सही है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और इसी फॉर्मूले के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। कोलरॉश लॉ में कुछ भी नहीं है, कोलरॉश लॉ सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है और बाकी इक्वेशन को बना करके एक जगह समराइज किया जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल में जाके, मतलब ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आए। एग्जैक्टली। चलो अब हम लोग लगा लेते हैं अपने न्यूमेरिकल जल्दी से। Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking क्लास 12th और BSc Chem। यहाँ पे आप लोग को BSc क्लास 12 रिलेटेड सभी जानकारी मिलेगी। खैर अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के, हम लोग बोर्ड 2025 की प्रिपरेशन की, ठीक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग यहाँ पे नोट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप लोग ने देखा तो वो वीडियो देख लेना। खैर ये वीडियो रोक के जाओगे तो मेरा ही नुकसान है, पहले इसको देख लो। खैर स्पेसिफिक पेपर की बात करें तो 2025 की, 2024, 2023, ऐसे ही बोल्ड 2023 एंड बोल्ड 2024, मतलब जितनी भी न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मैं उतना आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ ये न्यूमेरिकल्स ये मत सोचना कि ऐसे मतलब सेम यही न्यूमेरिकल आप लोग के पास आ जाएंगे, नहीं। ऐसा ऑर्गेनिक में हो जाता है फिजिकल, और उसमें इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा कम होता है, हाँ। लेकिन ऐसे टाइप्स आपको मिल जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी सारी की सारी है। इसीलिए लास्ट ईयर के पेपर या लास्ट ईयर का स्पेसिमेन या बोल्ड तभी लगाया करो, ये सोच के लगाया करो कि ऐसा मेथड जरूर फंसेगा, वो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर वो मेथड फंसेगा तो अटेम्प्ट तो कर सकते हो एटलीस्ट। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ पे डेल्टा जी फाइंड करने को कह रहा है। डेल्टा जी का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का NFE0 सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो दोनों में नॉट यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CD से जा रहा है CD2 प्लस ऑक्सीडेशन, Ag प्लस से Ag में जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन। इसका मतलब अब मैंने आप लोग को ई सेल का एक अच्छा सा फॉर्मूला बताया था ना, E0 सेल इज इक्वल टू E एनोड प्लस E कैथोड, मैंने ये बताया था। इसके अलावा हम लोग रिडक्शन माइनस रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग उसमें नहीं जाते, क्योंकि हम लोग ने सेल पढ़ा हुआ है तो पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, यानी पहले एनोड फिर कैथोड, हम लोग उसी के ऊपर डील करेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि अगर एनोड है तो एनोड हमारा कौन है, यानी CD2 प्लस। लेकिन यहाँ पे तो देखो ऊपर दे रखा ऑक्सीडेशन, नीचे उसका दे रखा है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है, तो हम साइन को रिवर्स कर देंगे, यानी 0.40 कर देंगे। प्लस यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब उसके बाद हमको डायरेक्ट रिडक्शन दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट रिडक्शन वैल्यू रख देंगे 0.80, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1.20। फराडे कितना दे रखा हुआ है 96500 दे रखा हुआ है इनटू में। अच्छा इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया गया है। देखो स्टोकियोमेट्री में उसके पास 2 है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पे एक्सचेंज कितना है 2, यहाँ पे -2। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोग के पास कैलकुलेटर रहता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, यहाँ पे 0.6 मोलर दे रखा हुआ है। मोलर यानी मोलैरिटी, यहाँ पे हमको दी हुई है मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस 55 ओम, इसका मतलब अगर हम लोग के पास जो कंडक्टिविटी होती थी वो कैसे होती थी, वो हमारे पास होती थी कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब हम लोग कंडक्टेंस को हम लोग 1/r भी लिख सकते थे इनटू सेल कांस्टेंट। अब यानी R दी हुई है 55, इनटू में सेल कांस्टेंट हमारे पास देखो दिया हुआ है 0.45, तो हम लोग रख लेंगे 0.45। यहाँ से आ जाएगी कंडक्टिविटी यानी काप्पा आ जाएगा।
अब अगर काप्पा आ गया तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, काप्पा इनटू में 1000 और अपॉन में मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी हम लोग को दी हुई है, काप्पा हम लोग यहां से फाइंड करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस काप्पा फाइंड कर लिया, मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर लिया। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी तो पूछ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस बात को आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहेगा, इनफाइनाइट वाला नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन उन्होंने हमको दिया हुआ है 398, हम नीचे क्या पुटअप कर देंगे, नीचे पुटअप कर देंगे 398.5, ऊपर जितना हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया होगा हमारा यहाँ से आ जाएगा अल्फा DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतनी बात कर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दिस ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस। ठीक है, अब एक बात कुछ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि कैसे किया जाए। अच्छा, फराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है, फराडे फर्स्ट लॉ में मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया है, n फैक्टर इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। एन फैक्टर यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है 3, तो 3, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो 24.35 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू Q हम चार्ज हमको फाइंड करना है, तो 96500 उधर चला जाएगा, यहाँ से Q आ जाएगा। तो इसीलिए भाई Z इज इक्वल टू IQ वाला वो सब फॉर्मूला हटा दो, सब बेकार है, सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखो, इस फॉर्मूले से फराडे के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। चलो आगे ध्यान देते हैं। नर्नेस इक्वेशन हम लोग ने, अरे उसने टेम्परेचर भी फिक्स करके दिया, इसका मतलब हम लोग E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपॉन में n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा E नॉट सेल अभी तो हम लोग ने निकालना सीखा था, एनोड प्लस कैथोड, तो कर देते हैं। यहां पे ध्यान दो, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है रिडक्शन, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन दे रखा है, लेकिन यहां पे तो इसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल रिडक्शन दे, साइन रिवर्स कर देंगे, यानी 0.74 हो जाएगा, प्लस यहां पे तो साइन उसका वैसे ही रहेगा क्योंकि रिडक्शन में है, तो माइनस का 0.44, तो कितना आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, जो कि यहां पे पुटअप कर देंगे। माइनस का ये पूरा दिया हुआ है, n कहां से निकालेंगे, अरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, इसका मतलब ऑड इवन है तो उधर से 3 से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 डिवाइड बाय 6 हो गया। अब लॉग, अब इनकी वैल्यूज हमें देखनी है, इनकी वैल्यूज हम लोग देख लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट हमको कौन दे रखा हुआ है, प्रोडक्ट दे रखा हुआ है यहाँ पे हमको CR वाला, यानी 0.0, लेकिन 0.01 की स्टोकियोमेट्री कितनी है 2, वो पावर में चली जाएगी, यानी पावर में हो गया 2 डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या दे रखा हुआ है 0.1, तो 0.1 दे रखा हुआ है, लेकिन उसकी स्टोकियोमेट्री है 3, पावर में चली जाएगी। अब यहां से आप लोग इजीली सॉल्व करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, ई सेल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4OH गिवन दैट। अब देखो पहले लिखते कैसे हैं, कोलरॉस लॉ की बात कर रहे हैं ना, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होता है उसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मोलर कंडक्टिविटी BaOH का होल ट्वाइस हमें लिखना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी Ba2 प्लस कितने OH माइनस होंगे 2, तो वो 2 आगे आएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नीचे रहेगा OH माइनस, यानी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो नीचे, स्टोकियोमेट्री जैसे आगे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaClCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में नॉट लगा के भी कर सकता हूं, तो मोलर कंडक्टिविटी Ba2 प्लस है, यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस, अब कितने 2 Cl माइनस है, तो यहाँ पे आ गया Cl माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें क्या रहता, क्या बचा हमारे पास NH4Cl, तो यहाँ पे क्या है NH4Cl, इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी NH4 प्लस Cl माइनस, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस Cl माइनस, अब की बार कोई 2 Cl माइनस नहीं था तो 2 आगे नहीं आया। ठीक है, अब हमें यहां से इक्वेशन बनानी है NH4OH की, किसकी बनानी NH4OH की, तो कैसे बनाएंगे, यहां से हम लोग को चाहिए NH4OH, तो यहां से आएगा NH4OH
और हमको क्या बनाना है यहाँ पे NH4 प्लस प्लस OH माइनस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इनफाइनाइट डिल्यूशन इनफाइनाइट डिल्यूशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें मिलेगी कैसे, ध्यान दो, अगर इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या मिल रहा है, ये इक्वेशन नंबर ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, हमें 3 में मिल रही है, तो 3 में हम लोग ले लेते हैं यानी, ठीक है, और इधर साइड भी है तो हमको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। प्लस 1 में देखो हमको OH मिल रहा है तो 1 में OH है, लेकिन एक बात ध्यान दो, OH 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, लेकिन BaCl2 की तो मुझे जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें तो है ही नहीं इस रिएक्शन में, तो मैं उसको कर दूंगा माइनस, माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2, लेकिन इसमें देखो 2 Cl है तो हमको भी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां से जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग के पास इक्वेशन आएगी पूरी, लेकिन वो किसकी आएगी, वो आएगी हमारे पास 2 आयंस की, इसीलिए हम उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे पास पूरा आंसर आएगा। कुछ समझ आया, नहीं आया? अब एक बार फिर से देखो, यहां से हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना दी, हमें देखो सबके मोलर कंडक्टेंस दिए हुए हैं, देखो सबके मोलर कंडक्टेंस दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये 1 का है, सबको इक्वेशन नंबर के अकॉर्डिंग रखोगे, इक्वेशन नंबर के अकॉर्डिंग जब रखोगे तो आपके पास एक मोलर कंडक्टेंस आएगा, किसका, यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 आयंस का आ रहा है, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास NH4 OH का आ जाएगा। अब कुछ बात समझ आई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ रस्टेड पीस ऑफ आयरन अंडरगोज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। राइट, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा, अरे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल में आयरन है, बता देता हूं रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ठीक है, इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है Fe2O3 प्लस XH2O, इस तरह आता है। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव में ये है, पॉजिटिव में H प्लस है, तो यहाँ से क्या होगा, Fe2 प्लस मूव करेगा, और यहाँ पे O है और यहाँ पे OH, तो यहाँ से OH मूव करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे होगा ऑक्सीडेशन, कैसे होगा रिडक्शन, कैसे होगा। तो Fe2 प्लस है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लॉस है, तो वो कहाँ पे जाएगा, निगेटिव वाली प्लेट यानी कैथोड के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे जाके भैया कहेगा हमें 2 इलेक्ट्रॉन दो ताकि हम स्टेबल न्यूट्रल हो जाए, तो Fe में, यानी वो एक्वस से किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही OH माइनस है, OH माइनस के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस करेगा, तो OH में कन्वर्ट होगा, प्लस हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ OH कुछ नहीं होता, इसीलिए वो क्या होगा, एक और OH मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और इस तरह क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O प्लस O। अब फिर सिर्फ O कुछ नहीं होता, तो इसलिए वो एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और O2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, सबके देखो उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दिए हमें, कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम और I माइनस का कितना होगा। अरे बहुत आसान है यार, यहाँ पे पहले ध्यान दो, Al3 प्लस है जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो Al में, जिसका दे रखा हुआ है माइनस का 1.66, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हमको इसको हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए ऑक्सीडेशन, हम इसको कैसे करते थे, हम लोग करते थे एनोड प्लस कैथोड, तो हम इसका साइन रिवर्स कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 1.66 प्लस 0.54 हो जाएगा, टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 4 10, हासिल गया 1 6 5 यानी 12, हासिल गया 1 यानी 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगा, ई सेल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, अब इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल डेल्टा जी, अच्छा ठीक है, डेल्टा जी, तो भाई ई सेल अगर आ गया तो डेल्टा जी तो आ जाएगा। ई सेल कैसे आएगा, दोनों के एक एनोड और एक कैथोड, देखो एक एनोड और एक कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मैं बार बार इसीलिए एक बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास 0.76, हम इसका साइन पलट देंगे यानी 0.76 प्लस हो गया, और यहाँ पे तो माइनस का है तो माइनस का 0.14 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा यानी 0.62 बचेगा। अब ये हमारे पास ई नॉट सेल आ गया, डेल्टा जी कैसे निकालोगे, डेल्टा जी तो हमारा फॉर्मूला बहुत ईजी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट माइनस का NF ई नॉट सेल। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया, समझ आया। चलो आगे बढ़ते। अब इसमें कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस। देखो MnO4 माइनस से कहां पे जा रहा है, Mn2 प्लस में, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। आपको कैसे पता सर, भाई यहाँ पे इसको माना x प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, लेकिन है कितने 4, और पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है -1, तो इधर आया,
तो ये हो गया 8, उधर जाएगा +8 -1 7, यानी x इज इक्वल टू +7। +7 से +2 के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज। इसका मतलब 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी? नहीं। अब यहाँ पे आओ, क्योंकि उसने हमें वॉल्यूम और इतना दे रखा, हमें मोल निकालना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा इतने फराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। देखो मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हुए हैं? 0. नहीं मतलब मोलैरिटी यानी n, ये कितना दे रखा है? 500 इंटू में कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। मिलीलीटर में लीटर से मल्टीप्लाई करना, 1000 से हम लोग ने क्या किया? डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब ये उधर चला जाएगा 0.5 इंटू में 500 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये 0 मर गया, पॉइंट हटाया, एक और 0 बढ़ाया, यानी 25 डिवाइड बाय 1000 100 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया? 0.25 आ गया। अब इतने मोल है, तो हम अगर एक मोल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो इतने मोल में हमारे पास कितने यूज होंगे? तो 0.25 इंटू में 5 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इतने फराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। आप लोग को अच्छे समझ है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कर्व देख के घबराना नहीं कि ये मोलार कंडक्टिविटी का है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम इसको ग्रोथस इफेक्ट से भी करेंगे। किससे करेंगे? ग्रोथस इफेक्ट से भी करेंगे, वो भी बहुत इजी इफेक्ट है। ग्रोथस इफेक्ट बेसिकली सिर्फ ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ आयन सेम हो गए हैं, तो जो H+ का आयन है और जो OH- के आयन्स अगर दिए हुए हैं, तो इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कैसे? सबसे पहला जो ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले हैं वो बताते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले, और जो ऐसे कर्व में जा रहे हैं ये बताते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये NH4OH है। इसका मतलब अब Na2SO4 किसको दें? H2SO4 क्यों दें? क्योंकि इसमें भी 3 नंबर ऑफ आयंस, इसमें भी 3 नंबर ऑफ आयंस, लेकिन उसके पास H+ है तो वो ज्यादा तेज दौड़ लगाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? H2SO4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2SO4 ड्यू टू ग्रोथस इफेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है मोलार कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन मिथेनोइक एसिड, यानी HCOOH, एक कार्बन मेथ कार्बोक्सिलिक है तो ओइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगा H+ प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट C, अरे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? HCOO-, यहाँ पे आ जाएगा अरे मोलार कंडक्टिविटी, है ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो H+ का हमें दे रखा हुआ है, H+ का दे रखा हुआ है 349.6, प्लस दे रखा हुआ है 54, दोनों को ऐड कर दोगे तो मोलार कंडक्टिविटी और मिथेनोइक एसिड आ जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और बात करते हैं आगे। और तो कुछ नहीं दिया था ना, और तो कुछ नहीं पूछा था। अच्छा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछ रहा है। ओ भाई, अच्छा, अच्छा, तो मतलब यहां से हम लोग ने एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लिया है, यानी अल्फा इज इक्वल टू, तो मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहां से आएगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। देखो उसने दे रखा हुआ है साइमन सेंटीमीटर² पर मोल, तो यानी यहां से अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वो देख लिया यार, भविष्य खतरे में था। हाँ, अब देखो 2 इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हुआ A और B, ठीक है। B कह रहा है डाइल्यूट करने पे सिर्फ इतना सा बढ़ा, ठीक। A 25 टाइम्स बढ़ गया, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? अब एक बात बताओ, मतलब मेरे पास इतना सा लिक्विड है, मैंने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं NaCl डाल दिया, तो वो अपने आयंस को डिसोशिएट कर गया पूरे में, ठीक है। अब मैं कितना भी बड़ा वाटर ले लूं और उतने ही आयंस लूं, तो वो उतने ही आयंस रहेंगे ना, क्योंकि वो डिसोशिएट हो चुके हैं पूरी कंप्लीटली। अब इसके बाद तो बढ़ नहीं सकते, इसके बाद बढ़ सकते हैं नहीं। अब अगर मान लो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले वो खाली इतना ही डिसोशिएट हुआ था, फिर मैंने डाइल्यूशन इतना बढ़ाया तो फिर उसके डिसोशिएट नंबर ऑफ आयंस और बढ़ गए। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्लाइटली इंक्रीज करता है, और जो स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि उसका डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? यहाँ पे B। आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, डेल्टा जी। अब एक काम करो, इसको खुद से एक बार करके दिखाओ यार, ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो, और ये हमारा 2025 का स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। अब एक बार खुद से भी करके दिखाओ, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा यार। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है? कैलकुलेट द EMF। अरे यार ई सेल पूछ रहा है, ई सेल पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को सब कुछ दे रखा हुआ है, फराडे दे रखा हुआ है, तो यानी यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेंगे। अरे उसने दे भी रखा हो, नहीं, अच्छा सबके अलग अलग दे रखे हैं यार। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो दोनों कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हुई है, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है।
और ई नॉट सेल हम लोग निकाल लेंगे, एक को प्लस एक को माइनस कर देंगे, तो इसको अगर हमने क्या कहते हैं माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.80 में से माइनस कर दे 0.34, यानी आ गया यहाँ पे 6, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.46 माइनस का 0.0591 आ जाएगा, और डिवाइड बाय n कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी n आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखोगे, सिंपली सॉल्व कर लोगे, समझ आए। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो Ag को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी Ag की स्टोइकियोमेट्री 2 हो जाएगी, यानी जो Ag का कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर में 2 चढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना दे रखा हुआ है, फॉर्मिक एसिड इतना दे रखा हुआ है, मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। फिर से बहुत इजी है यार, मोलार कंडक्टिविटी भाई कापा इनटू में 10,000 अपॉन में मोलैरिटी। मोलैरिटी देखो हम लोग को दे रखी हुई है, अगर कंफ्यूज हो जाओ कि मोलैरिटी कैसे दे रखी है तो उसकी यूनिट से पहचान लो, मोलर मोलैरिटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी ये दे रखी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो अल्फा निकाल लोगे, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन देखो यहाँ से दोनों को ऐड करोगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगा, कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऊपर से आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, अच्छा टाइम टेकन डिपॉजिट, यानी ये भी तो हमारा कौन सा है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है, यानी एन फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हमारे पास हो जाएगा CuSO4 यानी Cu2 प्लस है, तो यानी एन फैक्टर हो गया 2 इनटू में नंबर ऑफ मोल्स, कैसे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी मास दे रखा हुआ है ये, और अपॉन में 63.5 मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू Q दे रखा है, अरे नहीं करंट दे रखा हुआ है, यानी Q इज इक्वल टू I इंटू टी, आई कहाँ से आएगा 2 एम्पियर, करंट कहाँ से आया, टाइम ही तो निकालना है, ठीक है, और दे रखा हुआ है हम लोग को 96500 यानी फैराडे, बस यहाँ से टी फाइंड कर लोगे यार। देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फैराडे का फर्स्ट लॉ सिर्फ इसी फॉर्म लग जाओ, और इसीलिए मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को फैराडे का सेकंड लॉ नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो आता ही नहीं है, बहुत ही रेयर आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, चलो पहले सेकंड वाला फाइंड कर लें, ऊपर वाला तो अभी 1 मिनट रोक देते हैं। ई सेल पूछ रहा है, ठीक है, ई सेल अच्छा दे रखा हुआ है, ठीक है, तो डेल्टा जी तो बहुत आसानी से आ जाएगा यार, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट, यहाँ से ई नॉट भी दे रखा हुआ है, हम लोग को सिंपली फाइंड करोगे आंसर आ जाएगा। एन कितना आएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यानी 2 3 6 हो जाएगा, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी एन की वैल्यू जो है यहाँ पे वो कितनी है 6 है। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग को कि ये वाला हम लोग क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस हम लोग को रेजिस्टेंस दे रखी हुई है, सेल कांस्टेंट 0.1 KCl की हम लोग दे रखी हुई, इतनी दे रखी हुई है, ठीक है, और सेम सेल है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन अब की बार मोलैरिटी अलग किया है और उसकी रेजिस्टेंस इतनी दे रखी हुई है, कंडक्टिविटी 0.1 के, अरे बहुत ईजी है ना यार, एक बात बताओ, सबकी हमको कंडक्टिविटी दे रखी, सबकी हमको रेजिस्टेंस दे रखी, तो सिंपली फाइंड करते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, और कंडक्टिविटी 0.1 की दे रखी हुई इतनी, ठीक है, कैलकुलेट सेल कांस्टेंट, अरे यार यहाँ पे आओ, कंडक्टिविटी यानी कापा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 1 अपॉन कंडक्टेंस को मैंने लिख दिया 1 अपॉन R इंटू L बाय ए, ठीक है, अब L बाय ए को एक काम करता हूँ मैं G से कर देता हूँ, तो यहाँ पे उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, R इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, यानी G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी देखो 0.1 की कितनी दे रखी हुई, इतनी दे रखी हुई है, यानी 0.0129 दे रखा हुआ है, इंटू में KCl का ही उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, यानी यहाँ पे हमारे पास G आ जाएगा सेल कांस्टेंट किसका 0.1 KCl का, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, NaCl का निकालना, NaCl का भी निकाल लेंगे। अब उसकी देखो मोलार कंडक्टिविटी दे रखी हुई है, यानी अब उसकी हम लोग कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि सभी जो सेम सेल हैं तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होने वाली सेम हो, अब मोलार कंडक्टिविटी तो आप लोग इजी फाइंड कर लोगे यार, कुछ समझ आए है ना। तो अब यहां से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसकी असर्शन एंड रीजनिंग, यानी एमसीक्यूज भी करेंगे और असर्शन और रीजनिंग भी करेंगे इसी चैप्टर के। तो अब आप लोग बताओ, जब हम लोग नोट्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग कर रहे हैं, तो वो चैप्टर हमारा पूरी तरह से तैयार नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स होगा। अब इसी के बाद ऐसे ही हम लोग चैप्टर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों, बाय बाय। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज आवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग क्लास 12th और बीएससी केम। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन बोर्ड 2025 के जैसे चल रहा है। आज हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, उसमें हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजनिंग। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी एक चैप्टर के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी लगा लेना
कि हमको सिर्फ वही चैप्टर याद रहे और बाकी सारी हमारे लिए परेशानी बढ़ जाए बाकी सारे चैप्टर्स, तो वो भी गलत है। या किसी चैप्टर के बस खाली 1-2 क्वेश्चंस लगाना, वो भी गलत बात है। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं फिर आप लोग से एक बात कह रहा हूँ कि ये देखो स्पेसिमेन पेपर और ये जो बोर्ड के जैसे ईयर वाइज जो मैंने क्वेश्चंस उठाए मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस लगाना वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि वही क्वेश्चन आएगा ये गलत है। हाँ, ये एक्सपेक्ट करना अच्छा है कि वैसा मेथड का क्वेश्चन फंस सकता है। तो इसीलिए आप लोग भी प्लीज ध्यान से और अच्छे से एकदम माइंड खोल के क्या कहते हैं क्वेश्चंस को लगाइए, चैप्टर पढ़िए, बिल्कुल भी हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, जिससे आप लोग के मार्क्स अच्छे आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग के 70 में से, पता नहीं आप लोग कितना चाहते हो, टॉपर लोग 70 चाहते हैं, जो मीडियम वाइज हो 70 में 60 चाहते हैं, 55 चाहते हैं, और जो बहुत ही मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं 70 में से 40 आ जाए, 45 आ जाए, 50 आ जाए। तो मैं इतनी कोशिश करता हूं, मैंने अपनी तरफ से पूरी इतनी कोशिश करी कि आप लोगों को 70 में से 60 तो मिल ही जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हम लोग नोट्स कर चुके हैं, ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं ऐसे ही, और एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग भी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज असर्शन रीजनिंग के ऊपर। मैंने कोशिश किया है क्योंकि हमारे पास 10 चैप्टर होते हैं, अब 10 चैप्टर में से क्या कहते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक चैप्टर में से 2-2 भी उठाएगा तब भी हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेथड वाइज समझने की जरूरत है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें आपको सारे मेथड समझाने की, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सिर्फ अच्छे से ध्यान कर लो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिर्फ उसको लिख लो कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस, ध्यान से सुनना, मोलर कंडक्टेंस होती है, जो मोलर कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइल्यूशन के, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, डाइल्यूशन के। और जो हमारी कंडक्टिविटी होती है, जिसको आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हो, जिसको हम लोग कापा भी बोलते हैं, वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। इतनी बात ध्यान रखना। अब इसी का जस्ट उल्टा कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टेंस जो होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के। एक और बात, जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के। अब इसको लेकर के आपके सारे क्वेश्चंस कंडक्टेंस से हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं यार, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, बस खाली यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ वाले क्वेश्चंस नहीं, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो इसका मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ऐसे ही होगा, सेम एज ऐसे ही होगा जैसे जितना मोलर कंडक्टेंस का है। काप्पा तो दोनों में ही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों में ही रहेगी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, तो यानी कंडक्टेंस की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे फैराडे लॉ की। फैराडे लॉ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकलता है, किससे निकलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आ जाओ, पहले इतना नोट कर लेना, ठीक है। अब आओ पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस काप्पा अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डिक्रीज होता है, जाहिर सी बात है, देखो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है ना, काप्पा बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो काप्पा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, कह रहा है यहाँ पे ऑन डाइल्यूशन बढ़ाने पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे, एक बात बताओ, जैसे मेरे पास यहाँ पे है क्या कहते हैं, काप्पा है, ठीक है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl ब्रेक हो गया Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है। अब मेरे पास पहले लिक्विड था जिसमें Na प्लस Cl माइनस था, ठीक है। अब मेरे पास इतना ज्यादा है तो Na प्लस Cl माइनस तो कहीं एकदम खो गया होगा ना, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ उसके जो क्या है आयंस, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन बढ़ाने पे। ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी और डेल्टा ई पूछ रहा है, मतलब डेल्टा ई और डेल्टा जी पूछ रहा है। तो ये रहा हमारे पास डेल्टा जी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का NFE0 सेल, ठीक है। अगर ये हमारे पास अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमेशा गवाह है कि जो डेल्टा जी यानी जो फ्री एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। तो डेल्टा जी बाद में आ रहा है तो नेगेटिव वाला बाद में, तो इसका मतलब ये, और ई सेल को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ई सेल पहले है तो उसका पॉजिटिव यहां पर है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑन डाइल्यूशन
बट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ ऑन डाइल्यूशन, अभी बताया मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इंक्रीजेस है, और यहाँ पे बट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, कापा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा। देखो बहुत सी जगह स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं तीनों बार बार नेम बोल रहा हूँ, तो ये बात भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलरॉस लॉ हेल्प्स टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। भाई सही बात है, कोलरॉस लॉ डिफाइन ही इसीलिए हुआ है। कोलरॉस लॉ से पहले जितनी भी कहानी थी वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस ज्यादा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कम होता है, ये सब उसी के ऊपर था। लेकिन अब कोलरॉस लॉ आ गया जिसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मुझे मतलब लिखना है किसका, HCl का, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूं, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, इसको हटाओ, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इस तरह। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऐसे कैसे यार, भाई हम इसको डिटरमाइन ही तो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, उससे क्या मतलब है। तो कोलरॉस लॉ बेसिकली पूरा डिफाइंड ही यही किया गया है कि हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग अल्फा भी निकालते हैं, मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमारे पास यही है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये सब जितने भी फॉर्मूले सब एक्सपेरिमेंटली ही बताए गए, फिर ये सब थ्योरेटिकली आया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसका रीजन गलत है और असर्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI सॉल्यूशन कह रहा है कंटेनिंग स्टार्च आयोडाइड टर्न्स ब्लू एडिशन विद क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस। अच्छा ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को इसका पूरा रीजन बताता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे आयोडीन है और क्लोरीन है, ठीक है, KI कह रहा है ऐड किया गया है, अभी मानते KI ऐड किया गया है क्लोरीन में, तो यहाँ से क्या होगा, KCl निकल जाएगा और I2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है माइनस है जीरो है, प्लस है माइनस है जीरो है, यानी प्लस यहाँ से ये I माइनस से I जीरो में जा रहा है, इसका मतलब I माइनस है, यहाँ पे I माइनस है, किसमें जा रहा है, I जीरो में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। देखो -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ से I आया प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिर्फ I कुछ नहीं होता है, इसलिए I2 2I और 2 इलेक्ट्रॉन। एक रिएक्शन बैलेंस करोगे तो I2 यहाँ पे 2I हो जाएगा ना, वैसे ही यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 2 KCl हो जाएगा ना, बस वही चीज है यार। अब Cl है, Cl2 ध्यान दो, Cl2 क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और इस तरह है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से Cl2 प्लस उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पे Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो 2Cl माइनस हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब I किस में जा रहा है, I का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे I किस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन किस में जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है रिडक्शन। अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड इज प्रोटेक्शन ऑफ आयरन बाय कोटिंग इट विद जिंक। जब भी हम लोग किसी आयरन के ऊपर, आयरन उसके कोरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि उसमें रस्टिंग ना हो, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O, है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जब भी जिंक की कोटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन, क्योंकि आखिरी में हमारे पास कोरोजन प्रोसेस भी है ना, तो बस वही चीज है। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, एडिशन ऑफ वाटर इनटू 2 बीकर्स A और B। ठीक है, मेरे पास एक NaOH है और एक मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH। हमने क्या किया, हमने दोनों में वाटर ऐड किया है, दोनों में क्या किया, वाटर ऐड किया। ठीक है, इंक्रीज द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन शार्पली बीकर A एंड स्लोली इन बीकर। जाहिर सी बात है भाई, वाटर ऐड करोगे, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वैसे भी कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही क्या कहते हैं, स्लोली यानी बहुत ही धीरे धीरे वो क्या होगा, अपने आयंस को लूज करेगा। हाँ, लेकिन अगर इसका हम डाइल्यूशन बढ़ा देंगे तो इसके नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और इसका डाइल्यूशन बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ आयंस शायद स्लाइटली बहुत ही 1% इंक्रीज करे। क्या करे, 1% इंक्रीज करे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो पूरा कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है, तो थोड़ी ना डिसोशिएट और हो जाएगा। हाँ, वो बहुत ही स्लोली हो रहा है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर शायद बहुत ज़्यादा मतलब
जल्दी इंक्रीज कर जाए, मान लेते हैं 25% इंक्रीज कर जाए, 30%, 40% इंक्रीज कर, 25 टाइम्स इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जाहिर सी बात है, मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होता ही है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और इंक्रीज होगा किसके, डाइल्यूशन के साथ। इतनी बात क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ तो बात ये सही है कि हमारे पास क्या कहते हैं, पहला वाला अभी सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन क्या कहते हैं हमारा उसका एक्सप्लेनेशन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। आओ आगे ध्यान देते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज मच लोअर, जाहिर सी बात है लोअर रहेगा, इज मच लोअर देन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। द सॉल्ट ब्रिज यूज्ड इन अ गैल्वेनिक सेल कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करता है गैल्वेनिक, मतलब वो सॉल्ट ब्रिज, एंड मेंटेन द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है प्रेजेंट इन द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। While representing a galvanic cell, the oxidation electrode is always written, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास इस तरह एक सेल होता है, इस तरह एक सेल होता है, ये ऊपर से ओपन होता है, यहाँ पे इस तरह वो लगा होता है सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे दो कंडक्टेंस लगे होते हैं, ये वायर से कनेक्ट अप होता है, बहुत गंदा बना है मुझे पता है यार। यहाँ पे ये इधर किधर हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और ये रिडक्शन किधर होगा, वो राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंबशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स, वो पोटेंशियल क्रिएट करता है डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। क्या करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ डाइल्यूशन, भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा यानी आयंस में ब्रेक हो जाएगा। आयंस में कौन जल्दी ब्रेक होगा, जिसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्ट्रांग होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अब एक बार बताओ सबसे अच्छा, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सारे Cl माइनस जो है वो क्या है, सेम है, तो Cl माइनस से तो नहीं निकलेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कैटायन। तो कैटायन देखना पड़ेगा, जितना ज्यादा बड़ा कैटायन होगा उसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी लूज करेगा, जितनी जल्दी लूज करेगा उतनी जल्दी आयंस में ब्रेक होगा, उतनी जल्दी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी अपनी कंसंट्रेशन को वो बढ़ाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज किसका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा साइज है के का, फिर Na का, फिर Li का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, KCl, NaCl और LiCl इस तरह हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये थे हमारे पास कुछ असर्शन रीजनिंग और कुछ एमसीक्यूज, इससे ज्यादा आप लोग को लगाने की जरूरत भी नहीं, अगर मन करे तो लगा लेना, वरना से ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे भी दिया है। फराडे लॉ का इसलिए दिया क्योंकि फराडे लॉ बहुत कम पूछा जाता है, तो उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो जितना पढ़ना जरूरी हम सिर्फ उतना ही पढ़ा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स के साथ। बाय बाय।